या तो हमारे 3,000 लोगों की लाशों से गुजरना पड़ेगा, तो वो लोग कभी शिक्षा में भेजेंगे नहीं सर, वापस उस नक्सलवाद को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सरकार के कानों में हम एक भी जूं भी नहीं। और आज ऐसा लग रहा है सर कि हमारे सरकार जो हमने चुना है सर, उनकी मानवता मर गई है आज। पूछना चाहता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ राजपत्र का कोई वैल्यू नहीं है। हमारी कोई गलती नहीं, हमने तो राजपत्र पे भरोसा किया, अपनी तैयारी की। जस्टिस नहीं करेगी तो बच्चे भी पूछेंगे। हमको जो अयोग्य कहा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है सर। या तो हमारे 3,000 लोगों की लाशों से गुजरना पड़ेगा। सरकार से हम लोग विनती कर रहे हैं सर, और हमें विश्वास है कि सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ सोचेगी। जाऊँ आई गो, मैं ना जाए आई डोंट गो। फाइनली हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर के तूता धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं और बीते एक लंबे अरसे से यहाँ पे शिक्षकों का बीएड शिक्षकों का आंदोलन जारी है। और क्या है उनके आंदोलन की स्थिति, सरकार से जो मांग उन्होंने रखी है, क्या सरकार ने उनकी मांगों में ध्यान दिया है, कोई अधिकारी आया है? आइए चलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, मिलते हैं, समझते हैं कि समस्याओं की स्थिति क्या है और ये अपने निवारण के कितने करीब पहुंच चुके हैं। हम उस शिक्षक के पास आ गए हैं, उन लोगों के पास आ गए हैं जो इस आंदोलन में खुद को बिल्कुल भी पीछे नहीं रखना चाहते और इन्होंने अपने केस दान का फैसला कर ही लिया। जब कोई इनकी सुनने वाला नहीं है तो ये खुद को रोशनी में कैसे लाएं कि वो सरकार भी इन्हें देख सके जो वोट मांगने के समय घर घर जाके लोगों की गिनती है। सर मैं इस स्थिति में तो यही गुहार लगाना चाहता हूँ सरकार से। हम लोग 14 तारीख से रैली निकाले हैं अंबिकापुर से, 350 किलोमीटर यहाँ पैदल चल के आए हैं। सब लोग बच्चे भी लेके आए हैं जिनकी शादी हो चुकी है वो। और इस स्थिति में यहाँ पे 19 तारीख से हम धरना भी दे रहे हैं। आज पूरा 9वां दिन है, लेकिन सरकार के कानों में हम एक भी जूं भी नहीं गूंज रहा है, हमारी आवाज भी नहीं पहुंच रही है। तो हम आपकी मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम हमारी गुहार सुने और हमारी समायोजन करे, जितना जल्दी हो सके हमारी समायोजन करे। तो ये है बात, इन्होंने सारे अपने साम दंड भेद सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, लगातार कोशिश कर रहे हैं और अभी भी इनका आंदोलन जारी है। आपने सुना ही कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसा कि अभी बड़ा ही दुखदाई एक दृश्य, एक विजुअल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में कि एक आदमी बैठकर, एक शिक्षक बैठकर अपने बाल छिलवा रहा है। बाल किस संदर्भ में कटाए जाते हैं, कोई मुंडन कब करता है, इसकी स्थिति आप समझ सकते हैं, ये बात आप समझ सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमें ये भी देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं। आप यहाँ पे बच्चे भी देखेंगे, शिक्षकों के साथ उनके बच्चे भी आए हुए हैं। हम उन सबसे बात करते और समझते हैं कि आखिर क्या स्थिति है इनकी। एक ही नारा, एक ही मांग, समायोजन समायोजन, सरगुजा से आवाधन, समायोजन मानधन। तो जैसा कि आपने देखा, जितने भी शिक्षक आए हुए हैं वो अपने सरगुजा जिले से यहाँ तक पैदल पदयात्रा कर आए हैं और उसके बाद ये करीब पिछले 7 से 8 दिन हो चुके हैं इनके आंदोलन को और अभी भी ये अपनी जगह पर अडिग बैठे हुए हैं और ये अपनी बातें मनवाने के लिए सरकार से जो हो सके करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में मेरा भी एक सवाल है। 7-8 दिन पहले हमने भी आए थे, हम भी यहाँ पर कवरेज किए थे, लोगों से हमने बातचीत की थी और हमने उम्मीद भी की थी कि सरकार इनकी बात सुनेगी और कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाला भी जाएगा। हम यहाँ पे समझने आए हैं कि सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रो दें। Sir, I am ex-Indian Army soldier, now assistant teacher and presently I am posted at Government School Temple Kumar। आदिवासी बहुमिल क्षेत्र से पला बढ़ा हूँ मैं। दंतेवाड़ा में मेरा बचपन कटा है, आदिवासियों के साथ ही मेरा बचपन कटा है और मेरे भाई जितने आधे से ज़्यादा आदिवासी इसमें भर्ती हुए हैं सर। और वहाँ पर मैं बता दूँ कि वहाँ हमारे को समझने के लिए, हमारी भाषा में पढ़ाने के लिए बड़ी मुश्किल से तो एक बार शिक्षक आए थे। क्यों, मैं उस इलाके का शिक्षक भी हूँ और मैं वहाँ पढ़ा भी हूँ। और आज वहाँ पर जितने हमारे पुराने शिक्षकों के मार्गदर्शन में हम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, बच्चे नवोदय अंग्रेजी की कलाएं बहुत अच्छा से सीख रहे थे। और आज वो शिक्षक भाई भी बोल रहे हैं कि तुम भरत जैसे भाई आए, अच्छे से पढ़ा रहे थे और जा रहे हो। सबसे पहली चीज एक ही चीज बताना चाहूंगा, मैं बार बार हिस्ट्री ज्योग्राफी में आई डोंट वांट टू रिपीट। हम निर्दोष हैं क्योंकि राजपत्र है। अगर संविधान की इज्जत है तो संविधान में लिखा, संविधान द्वारा राजपत्र में ये लिखा हुआ था कि बीएड, डीएड एंड डीएलएड। अब बताइए, सरकार अपनी गलती को बिल्कुल भी छुपा नहीं सकती। कारण क्या है, अगर गलती बोलते हैं तो बिल्कुल संविधान को मानना हमारी गलती है सर, क्योंकि संविधान के द्वारा राजपत्र में लिखा था बीएड वालों को प्राथमिक में लिया जाएगा। अब हमें ले लिया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप किसी के घर में काम करने के लिए बुलाओगे और आप अगर उसको काम से छुड़वाओगे ना सर, फिर भी कुछ ना कुछ दे के भेजते हो। सरकार हमें क्या करके भेजना चाहती मैं नहीं जानता। इनमें से शायद कोई भी राजनेता के बच्चे नहीं है, मैं तो यही समझूंगा। इसीलिए अब तक हमसे कोई मिलने नहीं आया। 19 दिसंबर से हम धरना पे हैं। या तो बस्तर को वापस 1 वर्ष की शिक्षा प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि ये उस वहाँ की भाषा में आज हम पढ़ाते हैं सर। जैसे हम बस्तर में बोलते हैं कि मैं जाऊँ आई गो, मैं ना जाए आई डोंट गो, काय मैं जाऊँ आई डू आई गो, काय मैं ना जाए डोंट आई गो। सो ये हल्बी भाषा मेरे गोड़ी में, मैं तो दंतेवाड़ा से पला बड़ा हूँ, वहाँ की भाषा सीखा। अब 1 साल इसमें लगा सर। इन शिक्षकों को निकालना का मतलब है कि वो भी प्रावीण्य सूची के टॉप मेरिट शिक्षकों को निकालना, यूटिलाइज करना। जैसा कि नरेंद्र व्यास जी ने, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं सर, उसी न्यायालय ने ये भी कहा है
कि इन शिक्षकों से भी आप काम ले सकते हो। नौकरी से निकालना किसी समस्या का समाधान नहीं है। जस्टिस नरेंद्र व्यास सर ने, अगर आप न्यायालय की बात मानने बोलते हो, हमारे उप मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि न्यायालय बोला है क्या कर सकते हैं, न्यायालय तो ये भी बोला है कि इन शिक्षकों को आप रख भी सकते हो, आप इनसे काम ले सकते हो। नौकरी से निकालना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। आप बिल्कुल वीडियो देखेंगे, आपको हाईकोर्ट बिलासपुर के वीडियो में दिख जाएगा। एक जज जो कि कभी भावनाओं में नहीं जाता, उसका दिल दहल गया सर कि 3000 लोग को आप बेरोजगार करोगे। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, वो भी राम राज्य में तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं दिखाता है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि आप लोगों का इतना मतलब आंदोलन भी हो रहा है और आप लोग मतलब पूरी शक्ति से प्रदर्शन भी करना चाह रहे हैं, और ये सारी चीजों के बावजूद आपको एक धरना स्थल भी दिया गया है। लेकिन मेरा एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि जिस देश में शिक्षा लेने बच्चा देश के बाहर जाता है और कुछ समस्या होती है तो हमारे केंद्र सरकार से लेके हर कोई उन्हें वहां से वापस सेफली लाने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा अभी तक क्या नहीं हुआ कि कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई एनजीओ वाला कोई भी आपके पास आया हो और आधिकारिक तौर पे और इसके लिए कोई समाधान या ऑप्शन लेकर आया, चर्चा के लिए आया हो? हमारे पास अभी हाल में ही हमारे जो केदार जैन जी हैं और कमल वर्मा जी हैं, हमारे वीरेंद्र दुबे जी हैं, हमारे मनीष मिश्रा जी हैं, ये सभी आके खड़े हो गए सर। पूरे शिक्षक संघ के अध्यक्ष आके खड़े हो गए कि इन भाइयों के चलते हम उतने दिन से कार्यालय, एकल शिक्षक ही है सर, एक प्राथमिक में एक ही शिक्षक चला रहा था। केवल हमारे शिक्षक संघ के साथी हमारे साथ आके, हमारे सभी अध्यक्ष खड़े हैं, जितने भी पूरा शिक्षक संघ हमारे साथ खड़ा है। उन्होंने बोला अकेला हम पढ़ा रहे थे, तुम लोग के आने के बाद हम शिक्षा व्यवस्था ऊपर आई। हमारे जो संभागीय संयुक्त जो बस्तर और सरगुजा के, उनका कहना है कि ये सरकार क्या करने जा रही है, इनको निकालने के बाद इस सरगुजा और बस्तर का शिक्षा व्यवस्था फिर से पीछे चला जाएगा। ये अनुभवी शिक्षक है, एक वर्ष से बहुभाषी शिक्षण लिए, इन्होंने चुनाव ड्यूटी की, हर चीज पर खरा उतरे हैं। विजय शर्मा जी को भी कहते हैं, वो अक्सर ये बोला करते हैं कि ये पूर्ण सरकार ने सिंगल बेंच का था और उसके बावजूद इन्होंने नियुक्ति दे दी। मैं ये पूछना चाहता हूं सर, वो मेरे परम श्रद्धेय हैं, अगर पूर्व सरकार ने हमें नियुक्ति दी है, उसके बाद भी 2 काउंसलिंग है, 1500 लोग को उन्होंने भर्ती किया, 1500 इन्होंने भर्ती किया। मौजूदा सरकार तो माई बाप है सर हमारे लिए। शर्मा जी भी माई बाप है, इससे पहले थे वो भी माई बाप है। अपने पिता से तो अपना हक मांगते हैं, हमारे से काम ले लिया। हमारे को अगर हमारी जॉब चली जाएगी ना सर, रियली बता रहा हूँ कि मैं तो जीना नहीं चाहूंगा सर, सीधी सी बात है। और यहाँ पर जितने भी हम अटल सुशासन दिवस के दिन ये संकल्प ले रखे हैं, यहाँ से तब उठेंगे जब हमारी सेवा सुरक्षित जो मुख्यमंत्री जी के टेबल पे है ना, वो अप्रूव होगा। तभी हर पहलू से अवगत करा लिया गया सर, ये तो सरकार को डिसाइड करना है, फिर भी हमने हर पहलू से अवगत करा लिया। आज छत्तीसगढ़ के जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, दे आर जस्ट सजेस्टिंग टू द गवर्नमेंट सर, दे कैन बी यूटिलाइज्ड बिकॉज दे आर मेरिटोरियस टीचर्स, बट गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू लिसन सर। हम लोग यहाँ से एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं, हम बार बार बताना चाहेंगे, या तो हमारे प्राण रहेंगे या तो हमारी सेवा सुरक्षित रहेगी। अच्छा, ऐसे नक्सली इलाकों में कोई भी पोस्टिंग जॉब के लिए, किसी भी जॉब के लिए पोस्टिंग लेना जनरली लोग अवॉइड करते, नहीं चाहते, थोड़ा बहुत कतराते हैं कि यार थोड़ा जान का खतरा है। वहां पे आप शिक्षक वहां रहकर बच्चों को पढ़ाकर उन समस्याओं से बाहर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतने के बावजूद भी क्या संदेश ऊपर तक पहुंच नहीं पा रहा है कि क्या समस्या हो रही है? संदेश ऊपर तक पहुंच पा रहा है और शासन को भी इस पर लेना पड़ेगा। कारण ये है कि वहां से सर कम से कम इसमें से 70% आदिवासी शिक्षक है सर। मेरे साथ के दोस्त आदिवासी, मैं आदिवासियों के साथ पला बड़ा हूं, तो मेरे साथ के जितने दोस्त आदिवासी हैं मेरे, वो सर हम लोग आइकॉन है सर। हम दंतेवाड़ा से जो भी है वहां पर रह के, अगर हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहां भी, तो बच्चे ऐसे ही स्कूल नहीं आते, हम लोग उठा उठा के लाते हैं उनको। आज अगर इन शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया, और सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द बस्तर से है सर, तो वो लोग कभी शिक्षा में भेजेंगे नहीं सर, वापस उस नक्सलवाद को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अनपढ़ और भूख पे पापी पेट के कारण ही लोग ऐसा करते हैं। इस कृत्य पे शासन मजबूर ना करे उनको। बड़ी मुश्किल से तो मुख्य धारा से जुड़े थे सर, बड़ी मुश्किल से तो वहां पर शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो रही थी, उसके बाद ये शिक्षा व्यवस्था का खंडन क्यों किया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कि आप हमारे माध्यम से आप सभी सरकार से क्या विनती करना चाहते हैं, क्या डिमांड रखना चाहते हैं, एक बार आप खुलकर बोले हमारे माध्यम से। सरकार से हम ये साफ विनती करना चाहते हैं, और ये मेरे सारे जितने भाई बहन हैं सबका एक ही वचन है, हमारी सेवा सुरक्षित की जाए, या तो हमारे 3000 लोगों की लाशों से गुजरना पड़ेगा। हम जिंदा नहीं रहना चाहते सर। सर्विस से बड़ी कोई चीज नहीं है सर, सर्विस से बड़ी कोई चीज नहीं है। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। समायोजन समायोजन
जज्बा ना तो मेल शिक्षकों में कम है, ना ही महिला शिक्षकों में कम है। दोनों ही पुरुष और महिलाओं में यहाँ कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अंत में दोनों ही परेशान हैं, दोनों ही जूझ रहे हैं और दोनों के जज्बे बहुत बुलंद है। तो एक बार महिलाओं से हम ये बात समझना चाहते हैं कि एक मैंने भी बचपन से सुना है कहावत, एक बात सुनी थी कि महिलाओं के बाल उनके गहने से कम नहीं होते हैं। आज ऐसा क्या स्थिति आ गया है कि इन्हें केश दान जैसी बहुत ही गहन स्थिति पर आना पड़ रहा है। मैम, आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या सिचुएशन आ गया है कि आप लोग इस कंडीशन तक के लिए तैयार हो चुके हैं? सर, हमें हमारा आत्मसम्मान हमारे बहुत प्रिय है। इसी के लिए हम अपना बाल कटवाने के लिए हम लोग तत्पर हो चुके हैं। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, यही मांग करते हैं कि हमारे किसी भी स्थिति में हमारी समायोजन कर दे। हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम तो निर्दोष हैं। हम तो मेरिट लिस्ट में आके हमारा नौकरी लगा है ना, हम तो किसी गलती से लगे नहीं है, ना ही हम फर्जी कोई काम किए हैं, तो हमें निकाला क्यों जाएगा? हम तो बोल रहे हैं कि हमारा समायोजन कर दिया जाए। हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं ना। अच्छा, बहुत से आप में से बहुत सी महिलाएं ऐसी होंगी जो अपने घर के पूरा का पूरा घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो आप ही के ऊपर होंगी। मतलब आपकी जॉब पे घर में बच्चे निर्भर होंगे, पेरेंट्स निर्भर होंगे। इस स्थिति में जब सरकार आप लोगों तक अपने फैसलों को, आप लोगों के हित में फैसलों को करने में असमर्थ महसूस कर रही है, तो ऐसे में आप लोगों के मन में, आप लोगों की मनस्थिति क्या हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं यहाँ जो है अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं। कई महिलाएं हैं, कल ही एक मैडम बता रही थी, वो अपने एक 5 साल के बेटे को घर में छोड़ के आई हैं। तो ऐसी स्थिति में, और वो बता रही थी कि उनके परिवार में कोई जॉब करने वाला नहीं है। और यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, महिलाएं अगर कोई पढ़ के आगे आती हैं तो उनको तो पहले अपने समाज से, घर से भी लड़ना पड़ता है। इतनी मुश्किलों से मेहनत करके हम अपना रिजल्ट लाए हैं, मेरिट में आए हैं, और उसके बाद सरकार की गलती के कारण, हमारी कोई गलती नहीं, हमने तो राजपत्र पे भरोसा किया, अपनी तैयारी की, उसके बाद अगर हमको जॉब से निकाला जाता है अयोग्य कहकर, तो ये तो कहीं का न्याय नहीं है सर। सर, हम सब भारत के नागरिक हैं, संविधान पे पूरा विश्वास रखते हैं, उसी के भरोसे भारत आज चल रहा है। हमको वोट का अधिकार मिला है, हमने वोट दे करके सरकार को चुना है, और सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है। हम नहीं बोल रहे हैं सर कि डीएड वालों को नियुक्ति ना दी जाए, लेकिन हमको जो अयोग्य कहा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है सर। हम बिल्कुल पेपर दे करके अच्छे नंबर ला करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए। रही बात अगर न्यायालय की, तो न्यायालय ने अपना काम किया है, हम उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि न्यायालय में न्याय मिलता है कहते हैं, लेकिन यहाँ पे न्याय नहीं हुआ है, केवल फैसला आया है। न्याय यहाँ पे नहीं हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पे हैं। अभी इतनी सारी महिलाएं हैं यहाँ पे, तो हम केवल न्याय की मांग कर रहे हैं, किसी के साथ अन्याय ना हो, बस यही विनती है शायद सरकार से। तो मेरा एक आखिरी सवाल है आप लोगों से, जैसी स्थिति अभी बनी हुई है सरकार की प्रतिक्रिया को देखते हुए, और जिस तरह से आप लोग आंदोलनरत हैं इस चीज को लेकर, अगर सरकार अपना रवैया इसी तरह से रखती है तो आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा? सर, हम बिल्कुल डटे रहेंगे, हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ रहेंगे और लड़ेंगे अपने अधिकार के लिए सर। ये हमारे आत्मसम्मान की बात है सर। आवाज दो, हमें है। आवाज दो, हमें है। आवाज दो, हमें है। समायोजन, 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 समायोजन। अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। समायोजन गिनती है। अभी तक आपने सरकार को किसी तरह का अल्टीमेटम नहीं दिया है? कोई अल्टीमेटम नहीं दिया है। सरकार से हम लोग विनती ही कर रहे हैं सर, और हमें विश्वास है कि सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचेगी और ऊपर वाला भी हमारा साथ देगा, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है। आपको क्या लगता है कि इन बच्चों पे, इन सारी चीजों का जो ये देख रहे हैं, इनकी मनस्थिति पे इनका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि आज अगर गवर्नमेंट जस्टिस नहीं करेगी, मान लो हमारा जस्टिस नहीं करेगी, तो बच्चे भी पूछेंगे, क्योंकि ये भविष्य है इस मतलब आगे वाली पीढ़ी के। सर, मेरा नाम सोमेश गुप्ता है, मैं चारामा ब्लॉक में पोस्टेड हूँ, धनतरी शहर का रहने वाला हूँ। सोमेश जी से हम पिछली बार भी मिले थे। सोमेश जी ने काफी कुछ हमें बताया था, जानकारियां दी थी, और उन सारी चीजों के बाद इनका आंदोलन जारी रहा। ये अपना प्रदर्शन जारी रखे, सरकार से उम्मीदें इन्होंने लगाई रखी हैं, और अभी भी उम्मीदों के चलते ही एक बड़ा फैसला लिया है सभी शिक्षकों ने मिलकर। एक बार आप सभी शिक्षकों को दिखा दें कि यहाँ हो क्या रहा है। शिक्षक अपने केश दान को मजबूर हो चुके हैं। ऐसा क्या हुआ है कि शिक्षकों को इतना बड़ा फैसला करना पड़ रहा है?
ये हम समझने की कोशिश करते हैं उनसे जिन पर बीत रही है। क्या कारण है सर? मेरा सिंपल सा सवाल रहेगा कि ऐसा क्या हुआ है कि स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है? सर हम लोग विगत एक सप्ताह से अपनी नौकरी सुरक्षित करने के लिए बैठे हैं सर। हिंदू संस्कृति में एक रस्म होता है सर, एक परंपरा है कि अगर आपके घर का कोई बड़ा चला जाए, कोई भी सदस्य चला जाए तो सिर मुंडवाते हैं। हम उनके ही बच्चे हैं सर, और आज ऐसा लग रहा है सर कि हमारे सरकार जो हमने चुना है सर, उनकी मानवता मर गई है आज। इस कारण हम आज हमारे साथी, आज हमारी बहनें भी जो है सर मुंडन करवा रही हैं, बाल दान दे रही है, ताकि ये बाल दान दे करना सरकार को मानवता उनके अंदर जागृत हो जाए कि वो हमारी सेवा सुरक्षा करे। हम 2900 लोग नहीं, 2900 परिवार हैं। हमारे 2900 परिवार को उनके ही परिवार है सर। और अगर हमारे विष्णुदेव साय जी को, हमारे मुख्यमंत्री को लग रहा है कि ये बच्चा उठ पटांग बोल रहा है, तो सर मैं बोलना चाहूँगा कि वो समझे कि हाँ मैं उठ पटांग बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं ना सर, हमसे दुख भी, हमको गुस्सा भी उसी पे उतना ही आता है। हमारी चुनी हुई सरकार है सर, आज वो हमारे साथ ऐसा कर रही है, हम क्या करें, क्या बोले अब उनसे। अच्छा, ये इस पूरे प्रकरण में जब हमने आपके साथ पिछली बार इंटरव्यू किया था, उससे उस समय से लेकर अभी तक के समय में क्या कोई भी सरकार का प्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, किसी का भी यहाँ पर आना हुआ? फोन करके पुलिस वाले भी नहीं भेजे सर कि ये बच्चे लोग कैसे, कोई मरा तो नहीं है करके, इतना ही पूछ लेते। कोई अच्छा है मत पूछते, कोई मरा तो नहीं है करके पूछ लेते सर, वो भी बता देते नहीं मरा है अभी तक, 2-4 दिन में वो भी ना बता जाएगा। और भी कुछ शिक्षक है जो अपनी बात रखना चाहते हैं, हम उनसे समझते हैं कि पहले सर आप अपने इंट्रो दें। मैं आनंद कुमार कपिल चारामा में पोस्टेड हूँ, रहने वाला भिलाई से हूँ। अब आप तो जान रहे हैं हम लोग उधर नौकरी कर रहे हैं, कितना कठिन है नौकरी करना। अब एक गजट आता है छत्तीसगढ़ का और भारत का राजपत्र में, उसमें आता है कि बीएड और डीएड दोनों एलिजिबल हैं। बीएड डीएड दोनों एलिजिबल है, दोनों को बराबरी का मौका मिलता है। हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद मेरिट में आते हैं, और मेरिट में आने के बाद उसके बाद कहा जाता है कि आप कैपेबल नहीं हो, और एक डेट डिसाइड कर रही है कि आप काबिलियत रखते हो कि नहीं रखते हो। अब सरकार से हमारी यही प्रश्न है कि हमारी क्या गलती है? हमारा मेरिट में आना गलती है? क्या छत्तीसगढ़ के राजपत्र पे विश्वास करना गलती है? क्या भारत के राजपत्र पे विश्वास करना गलती है? अब एनसीटी 2018 में नियम बनाती है जिसमें बीएड और डीएड दोनों एलिजिबल कहती है। हम लोग उसी बिहाफ में हमने बीएड किया है, हमारी तो कोई गलती नहीं है। सरकार हमारी गलती बताए, हमारी जब गलती नहीं है तो हमें किस बात का सजा मिल रहा है? हमारा संविधान भी यही कहता है कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं सरकार से यही विनती करता हूँ कि हमारी सेवा सुरक्षा करे, हमारी नौकरी बचाए, कैसे भी समायोजन करें। आप पहले इंट्रोडक्शन में, आप कहाँ से हैं सर? मेरा नाम सागर वधिया है, मैं कांकेर से पदस्थ हूँ और मेरा निवास स्थान रायपुर है। सर हम लोग 1.5 साल से इतने मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं कि दिन रात हमको ना यही मतलब होते रहता है कि हमारा नौकरी कभी भी जा सकता है। और देखिए सर, हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी, हम सब मेरिट होल्डर्स हैं और पूरे नियमावली से 1.5 साल से काम कर रहे हैं। उसके बाद अब हम 2900 लोगों को बाहर कर देना कहीं से भी न्याय नहीं होगा। और ये पूरा सर पूरे ऑल ओवर इंडिया में 8 से 10 राज्य इससे प्रभावित हैं, लेकिन अभी तक पूरे इंडिया के इतिहास में कहीं पर भी नौकरी करने वालों को, वो भी 1-1.5 साल नौकरी करने वालों को, सरकारी नौकरी करने वालों को नौकरी से नहीं निकाला गया है। और इसके पहले भी सर जज जो हमारे माननीय जज थे सुधांशु धूलिया जी, सुप्रीम कोर्ट में जब हमारा सुनवाई चल रहा था 28 अगस्त को, तो उन्होंने भी सरकार को बोला था, सरकारी वकील वहां पर उपस्थित थे, उनसे भी पूछा था कि ये 2900 लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है? ये 2900 लोग का भी परिवार है, अगर इनको निकाल दिया जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे? इसके अलावा अभी जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अवमानना का केस चल रहा है, उसमें भी माननीय नरेंद्र व्यास जी ने बोला था कि इन लोगों को, बीएड धारी सहायक शिक्षकों को निकालना समस्या का कोई समाधान नहीं है। कल के डेट में अगर ऐसा कोई नियम आ जाए कि डीएड भी पात्र हो, मतलब डीएड भी पात्र ना हो और बीएड भी पात्र ना हो, तब फिर क्या करेंगे? डीएड वाले लोग को ये चीज बोलते हुए बोला था। और वो उनका ये कहना था कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास भी असीम शक्तियां हैं। देखिए सर, मैं बताना चाहूंगा, संविधान के 3 स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। चौथे हम भी हैं, चौथे मीडिया होती है सर। और मैं वही चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका का जो भी डिसीजन आया हो, बट कार्यपालिका के पास भी असीम शक्तियां होती है। वो उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीच का रास्ता निकाल के 2900 लोगों का जीवन सुधार सकती है।
और सरकार का एक ध्येय वाक्य है, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। क्या ऐसी संवार रही है सरकार 3000 लोगों को कि आज हमको अपना मुंडन कराना पड़ रहा है? जब भी किसी के घर में कोई शोक काम होता है तब ये बाल दिया जाता है। और ये जो नौकरी है हमारे मान प्रतिष्ठा सम्मान से जुड़ी हुई है। हमारा सम्मान ही नहीं रहेगा सर तो हम जी के भी क्या करेंगे? आज हम अपना बाल दे रहे हैं, कल के डेट में हमारी अगर मान लो नौकरी छीन ली जाती है, हम 1 साल से सरकार से सिर्फ हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, कल के डेट में हमारी अगर मान लो नौकरी छीन ली जाती है तो सब इतने रूप से मानसिक रूप से परेशान है कि कोई कुछ भी कर सकता है सर। और 2900 लोग सिर्फ इच्छा मृत्यु मांगते हैं सर। अगर नौकरी नहीं बचा सकती, हमारे मान मर्यादा प्रतिष्ठा की बात है तो हमको इच्छा मृत्यु दे दे, क्योंकि हम सामाजिक रूप से हम पे बहुत सारी बातें उठने लग गई है कि आप कोई गलत तरीके से तो नौकरी में नहीं आए हैं। और आगे चल के सर अगर ये 2900 लोग के साथ अगर ये अन्याय होता है तो आगे चल के सरकारी नौकरी पर कोई भरोसा नहीं कर पाएगा सर। एक युवा जो तैयारी करता है, सरकारी नौकरी पे मेहनत करके लगता है, तो वो उसके परिवार वाले वो यही सोचता है कि उसका जो है आने वाला जो उसका जो जीवन है वो सुखमय चलेगा, आरामदायक चलेगा, क्योंकि वो एक बार सरकारी नौकरी में मेहनत करके लग चुका है। लेकिन ऐसे नियम चेंज करके हम लोगों को 2900 लोगों को निकाल दिया जाएगा तो आने वाली क्या युवा सरकारी नौकरी पर भरोसा कर पाएगी? मैं छत्तीसगढ़ की जनता, भारत की जनता, मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ राजपत्र का कोई वैल्यू नहीं है? एनसीटी जो केंद्र सरकार की जो मतलब गजट जारी करती है उसमें भी बीएड डीएड दोनों पात्र थे, क्या उसका कोई वैल्यू नहीं है सर? सरकारी नौकरी का कोई वैल्यू नहीं है। आपके इस बैनर से मैं पढ़ पा रहा था अभी, विष्णु के राम राज्य में निर्दोष शिक्षकों को वनवास क्यों? सर ये जो लिखा हुआ है विष्णु के राम राज्य में निर्दोष शिक्षकों का वनवास क्यों, देखिए सर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो खुद विष्णु देव साय जी है, और जो भगवान विष्णु है वो सृष्टि के पालनहर्ता होते हैं। ठीक है, पिछले सरकार में जो भी गलतियां हुई जैसा भी हुआ सर, लेकिन अभी वास्तविकता तो यही है कि हम 1.5 साल से काम कर रहे हैं और भगवान विष्णु जी पूरे जग के पालन करता है। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णु देव साय जी भी हम 2900 लोगों का जीवन नहीं सुधार सकते? हम 2900 लोगों की नौकरी नहीं बजा सकते? तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि हमारी कोई गलती नहीं थी, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। स्थिति आ चुकी है कि इन्हें केश दान करना पड़ा, जैसा कि आप हमारे पीछे देख ही सकते हैं कि लोग बाल मुंडवा रहे हैं। और बाल हिंदू सभ्यता में, हिंदू समाज में बाल कब मुंडाया जाता है, इस चीज की समझ आप सभी को है। कितने दुखी और कितने हताश परेशान हो चुके हैं उस स्थिति को देखते हुए। अब यहाँ से हम लेंगे इन सबसे विदा, और अगर इनका आंदोलन नहीं समाप्त होता है, इनकी समस्याओं को नहीं सुना जाता, तो फिर हम उतरेंगे ग्राउंड पर, फिर आएंगे इन लोगों से मिलने, शिक्षकों से मिलेंगे, शिक्षकों से समझेंगे कि आखिर देश को समझाने, सिखाने और शिक्षित करने वालों की आवाज सरकार में बैठे शिक्षित क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। आखिर इनके पास भी तो कभी शिक्षक रहे होंगे। तो मैं आशीष गुप्ता, कैमरामैन तुषार साहू के साथ, INS डिजिटल।